जल्द चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि कांग्रेस और सरकार आनन फानन में फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर आ गई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये फूड सिक्योरिटी बिल नहीं, वोट सिक्योरिटी बिल है, क्योंकि कांग्रेस इस पर नजर डालकर कहीं ना कहीं अपने लिए वोट जुगाड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का क्या नजरिया है, क्या जल्दी चुनाव होंगे, कांग्रेस की मोदी को लेकर क्या रणनीति होगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के महासचिव और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चीफ अजय माकन साहब। अजय माकन साहब, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दीपक जी। पहला सवाल, बीजेपी कह रही है बिल भूखों के पेट के लिए नहीं, वोट के लिए है। मैं बीजेपी के इस दावे को सिरे से खारिज करता हूं और उसका कारण यह है कि यह बिल हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके और इसमें पिछले 3 वर्षों से लगातार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में कंसल्ट किया गया है। हमारे 2 बार दिल्ली के अंदर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने फूड मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया गया, उनके साथ में मंत्रणा हुई, फिर ईजीओएम बनाया गया, उसके अंदर इसको डिस्कस किया गया। तो ये बहुत सोच विचार करके बिल लेकर के आया गया है, जो दुनिया में इससे बड़ा फूड सिक्योरिटी का राइट, अधिकार, कानूनन अधिकार जो उनको देता है, उससे बड़ा बिल आज तक के दुनिया में किसी भी और देश में नहीं बना है। इससे 82 करोड़ लोग, हमारे देश को कानूनन अधिकार मिलेगा सस्ते दरों के ऊपर अनाज मिलने का। इसके साथ साथ इसमें कुपोषण से भी लड़ने के लिए इस बिल के अंदर प्रावधान किया गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, हमारे उसके अलावा बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो हैं 4 महीने तक के और 4 महीने से 6 साल के बच्चे और 6 साल से 14 साल के बच्चे, तीनों को अलग अलग टैकल किया गया है और उनको पौष्टिक आहार देने की भी इसमें व्यवस्था करी गई है। तो ये बिल अपने आप में संपूर्ण बिल है, ना कि केवल ये खाद्य सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि भारत के अंदर बहुत समय से कुपोषण की एक जो मार भारत के अंदर बच्चों में पड़ रही थी, उसको भी लड़ने में यह बिल सहायता प्रदान करेगा। लेकिन अजय माकन साहब, सभी कह रहे हैं बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। यूपीए 2 याद कीजिए, आपने कहा था 100 दिन में फूड सिक्योरिटी बिल पास हो जाएगा, 4.5 साल हो गए। जिस वक्त राष्ट्रपति जी ने जून 2009 में अपने अभिभाषण में कहा कि हम लोग 100 दिन का समय हम लोग देंगे, उस टाइम के ऊपर जिस दिन राष्ट्रपति जी ने कहा उसी दिन इसका मसौदा तैयार करके सब स्टेट सरकारों को, राज्य सरकारों को भेजा गया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी को भी जो भेजा, वो 22 दिसंबर 2011 को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा। तो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी इसके ऊपर गहन चर्चा हुई और स्टैंडिंग कमेटी से रिपोर्ट आने के बाद में जो ओरिजिनल बिल था उसके अंदर 73 चेंजेस उसके अंदर करे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल हम लोगों ने कोई बहुत जल्दबाजी के अंदर लेकर के आए हैं, और इस बिल को हम लोगों ने सोच समझ करके लेकर के आए हैं। इसी वजह से इसमें हम लोगों ने जब 2009 में अनाउंस किया था, अब 2013 है तो हम लेकर के आए हैं। ऑर्डिनेंस में लाने का यह मतलब नहीं है कि एकदम से ले आए। इस बिल के ऑर्डिनेंस के पीछे बहुत सोच विचार और बहुत मंत्रणा हुई है और हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी ध्यान रखा गया है और बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ये कहती थी कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हम क्यों दें, ट्रांसपोर्टेशन हमारे ऊपर भार ना आना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने यह तय किया कि स्टेट के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका कॉस्ट केंद्र सरकार वहन करेगा। इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि इसके किस तरीके से निर्णय किया जाए कि कौन इसका अधिकारी होगा, कौन इसका बेनिफिशियरी होगा, यह केंद्र सरकार क्यों तय करे, यह राज्य सरकारों को तय करना चाहिए। राज्य सरकारों से मंत्रणा के बाद में यह तय करा गया कि इसका भी फैसला राज्य सरकार करेगी कि इसमें किस तरीके से हम लोग बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करें, जिन लोगों को फायदा पहुंचना उनको आइडेंटिफाई करें। तो राज्य सरकारों को पूरी तरीके से ताकत इस बिल के माध्यम से हमने दी है और यह बिल बहुत बड़ी तादाद के अंदर गरीब लोगों के और खास तौर के ऊपर छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं और ऐसी महिलाएं जिन लोगों को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, उस दिशा के अंदर एक बहुत बड़ा कदम है। और जैसे मैंने कहा, दुनिया में किसी भी और देश के अंदर इतना बड़ा फूड सिक्योरिटी का अधिकार, कानूनन अधिकार, राइट नहीं है जो कि ये बिल हमारे देश के अंदर प्रदान करता है। बहुत अच्छी बात है कि हमने कानून बना लिया, आपने इसको अध्यादेश बना दिया, अध्यादेश से अब ये कानून हो गया है, आपको पार्लियामेंट के अंदर लेकर आना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बुनियादी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सैकड़ों टन अनाज सड़ रहा है, सरकार गरीबों को उसको मुफ्त में बांट दे। सरकार ने इसमें असमर्थता जाहिर कर दी कि ये हमारे बस की बात नहीं है। कैसे 82 करोड़ लोगों तक आप वो अनाज पहुंचाएंगे अजय माकन जी? ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास डेवलप्ड है ही नहीं।
आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर भी हम लोगों ने कदम उठाने शुरू किए हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लेकर के आने का कार्य शुरू हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले हमारे गोडाउन्स का सिस्टम हमारा होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इस वक्त लगभग 78 मिलियन टन के गोडाउन्स की व्यवस्था कर ली है और इस साल के अंत आते आते वो 85 मिलियन टन के गोडाउन की हमारी व्यवस्था हो जाएगी, ताकि प्रोक्योरमेंट जो है फूड ग्रेन्स का करके हम इन गोडाउन्स के अंदर डाल सके। और यही नहीं, इसके अंदर हमारे लगभग 62 मिलियन टन हमारे को फूड ग्रेन्स की अनाज की जरूरत होगी, जो कि हम लोगों को बांटना है। 62 मिलियन टन के हमारे को जरूरत होगी और जैसे मैंने कहा 85 मिलियन टन की व्यवस्था ऑलरेडी इसके अंदर करी जा चुकी है। इसके अंदर जो हमारे को पैसे की जरूरत होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसकी भी व्यवस्था हमने इसके अंदर करी है और 1,24,723 करोड़ रुपए की लागत इसके अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर होगी, जिसमें प्रोक्योरमेंट भी है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो हम लोगों ने न केवल इसके अंदर कानून बनाया है, बल्कि इसके साथ में हम लोगों ने बजट की भी व्यवस्था करी है और इसको कैसे स्टोर किया जाए इसके लिए भी 78 मिलियन टन का हमारी स्टोरेज व्यवस्था, जो कि 85 मिलियन टन इस साल के अंत में हो सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमको मात्र 62 मिलियन टन के हम लोगों को बांटने की जरूरत है, तो 62 मिलियन टन बांटने की जरूरत है और स्टोरेज की व्यवस्था 85 मिलियन टन की हमने ऑलरेडी कर दिया है, ताकि इसके अंदर कहीं पर भी दिक्कत स्टोरेज की हमारी ना आ सके। तो ये सब चीजों की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मैं राजनीति पर आगे बढ़ूं उससे पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, इससे जुड़ा हुआ। छत्तीसगढ़ में 1 रुपए किलो जो अति गरीब वर्ग है उसको 1 रुपए किलो चावल मिलता है और जो गरीब वर्ग है उसको 2 रुपए किलो चावल मिलता है। तो आपका 3 रुपए किलो वाला चावल वो क्यों खरीदेगा? वहां पर तो फूड सिक्योरिटी बिल ऑलरेडी है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, ये केरला में भी है। केरला कर्नाटक लागू करने वाला है, आंध्र प्रदेश में भी है लागू करने वाला। आपने बहुत अच्छा सवाल। अब मैं आपको बताता हूं इससे पहले होता क्या था। हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस में फूड भारत सरकार इसको प्रोक्योर करती है, खरीदती है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2003-4 में जब हम आए थे तो उस वक्त 640 रुपए प्रति क्विंटल हम लोग राइस खरीदा करते थे, जो आज हम लोग उसको 1350 रुपए प्रति क्विंटल राइस खरीदते हैं हम लोग किसानों से। उसी तरीके से गेहूं जो है उस वक्त हम 550 रुपए प्रति क्विंटल खरीदते थे, अब हम लोग 1250 रुपए प्रति क्विंटल खरीदते हैं। तो इतना महंगा अनाज और गेहूं और चावल हम किसानों से खरीदते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, सारा पैसा उसका केंद्र सरकार वहन करता है। और राइस जो है वो 5 रुपए किलो अभी हम लोग इससे पहले तक के हम राज्य सरकारों को देते थे। राज्य सरकारों को जो हम 5 रुपए किलो देते थे उसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से 3 या 4 रुपए की सब्सिडी देकर के आगे देती थी, लेकिन आम मार्केट के अंदर ये 14-15 रुपए का बिकता था, सरकार को 14-15 रुपए का पड़ता था। तो 14-15 रुपए से कम करके 5 रुपए तक केंद्र सरकार इसको लेकर के आती थी और उसमें 10 रुपए का वहन केंद्र सरकार करती थी। उसके आगे मात्र 2 रुपए या 3 रुपए करके राज्य सरकारें इसका अपना श्रेय लेने के लिए अपनी योजना बना करके लोगों के पास लेकर के जाती थी। अब भी अगर कोई 1 रुपए में बेचना चाहे या फ्री में बेचना चाहे तो वो कर सकता है। हमारा इसमें हम लोग राज्य सरकार को 3 रुपए किलो के ऊपर हम उनको चावल देंगे और 2 रुपए किलो के ऊपर गेहूं देंगे और वो उसके अंदर अगर फर्दर सब्सिडी देकर के देना चाहे तो वो दे सकती है, जैसे पहले देती थी। राज्य सरकार को ये फायदा होगा कि अगर पहले से उनको अपनी तरफ से सब्सिडी 5 रुपया माइनस जो पैसे वो दे रहे हैं उतने उनकी पड़ती थी, बल्कि और घट करके 5 की जगह उनको जब 3 रुपए का मिलेगा तो उनको राज्य सरकारों को कम सब्सिडी देना पड़ेगा, जिसको वो और अपनी दूसरी और चीजों के अंदर अपने राज्य के अंदर लगा सकते हैं। तो ये हर एक किसी के लिए विन विन सिचुएशन है। आम जनता को सस्ते दर के ऊपर चावल और अनाज मिलेगा, उसमें ये कन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला है। अजय माकन जी, बड़ा सवाल, आखिरकार अध्यादेश क्यों? एक सत्र भी पहले गया, मानसून सत्र आने वाला है, 10-12 दिन बचे हैं, शीतकालीन सत्र है, उसके बाद बजट का सत्र भी आएगा जब आपको इंटरिम बजट पेश करना होगा। आप कभी भी इसको बिल के रूप में चर्चा के साथ मंजूर करा सकते थे। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अध्यादेश लाए हैं, बिल को या तो पास करवाएंगे या नहीं करवाएंगे और चुनाव में चले जाएंगे और कहेंगे हम तो 82 करोड़ लोगों को भोजन देना चाहते थे, लेकिन अपोजिशन ऐसा हमको करने नहीं दे रही है। तो ये आपका एक चुनावी पैतरा है और चुनाव कब होने जा रहे हैं ये भी बता दीजिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि यह भ्रम भारतीय जनता पार्टी और दूसरे ऑपोजिशन की पार्टीज फैला रही है। हम लोग अध्यादेश इसलिए लेकर के आए, एक कारण
तो हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा, 20 मार्च को हम लोगों ने 2013 में इस बिल को पार्लियामेंट में रखा कि इस पे चर्चा करें और पास करी जाए। पूरा बजट सेशन गुजर गया, एक दिन भी ऑपोजिशन पार्टीज ने हमें अलाउ नहीं किया कि इस इतने महत्वपूर्ण विधेयक के ऊपर चर्चा करके इसको पास किया जाए। हमें उम्मीद नहीं है, पिछले साल के मानसून सेशन का देखा जाए तो एक भी दिन का मानसून सेशन पिछले साल नहीं हो पाया। हमें यह उम्मीद नहीं है कि अभी भी वो लोग इसको होने दे, तो इसलिए हम ऑर्डिनेंस लेकर के आए। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बिल को जमीन पे उतरते उतरते और लोगों का इसको सही मायने में फायदा लोगों को महसूस होते होते 6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो बेनिफिशियरीज हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी जरूरी है, जिसके लिए 6 महीने का आउटर लिमिट दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उनका वो अधिकार बन जाएगा कि उन लोगों को सस्ते दर के ऊपर अनाज व्यवस्था करी जाए। तो बेनिफिशियरीज को 6 महीने के अंदर अंदर आइडेंटिफाई करना होगा। तो इस वजह से हम लोग इस ऑर्डिनेंस को साथ में लेकर के आए हैं, ताकि हम ज्यादा जल्दी से जल्दी हम बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करके हम लोग उनको फायदा पहुंचा सके। हमें यह भरोसा नहीं है, ऑल पार्टी कंसेंसस करने की कोशिश करी गई थी, सुशील कुमार शिंदे जी से को भी कहा और कमलनाथ जी को भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बात करें, उन्होंने बात करी, सारी पार्टीज का कंसेंसस नहीं बन पाया, इसलिए ऑर्डिनेंस लेकर के आए। और हम चाहते हैं कि 6 महीने का समय के अंदर अंदर जो है जनता तक भी इसका कितना फायदा हुआ वो भी इसको महसूस कर सके। और यही हम लोगों का एक कारण था, इसको जल्दी चुनाव करवाने से कतई इसको जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। चुनाव समय पे होगा, 2014 मई तक का हम लोगों को मैंडेट लोगों से प्राप्त है और 2014 मई तक ही हम लोगों को मैंडेट है। चुनाव जब ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। चलिए, आपने ये साफ कर दिया, उससे पहले नहीं होगा चुनाव, 2014 तक का मैंडेट है आपके पास। बड़े कैटेगोरिकल शब्द हैं, लेकिन कांग्रेस आजकल जबरदस्त अलायंस जोड़ने में लगी हुई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि 2 दिन से आपकी जेएमएम से बातचीत चल रही थी, आज आप दोनों के बीच सरकार बनने का फैसला भी हुआ, लेकिन कांग्रेस हाईकमान सोरेन फैमिली से थोड़ा खफा दिखा। मिसेस गांधी ने आज हेमंत सोरेन से मुलाकात तक नहीं की और महासचिव के यहां पर एक खाली कागज पर दस्तखत कराकर दोनों के बीच समझौते का ऐलान कर दिया गया और ये कहा गया कि बिहार और झारखंड दोनों में जेएमएम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए, हमारे पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ में अलायंसेज होते हैं और लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ जब अलायंसेज होते हैं, किसी भी राज्य के अंदर जब स्थिर सरकारों को देने की जब बात आती है तो कांग्रेस उसके अंदर स्थिर सरकार भी देना चाहेगी और साथ में यह भी चाहेगी कांग्रेस पार्टी की स्वच्छ शासन उस राज्य सरकार में कांग्रेस के समर्थन, और कांग्रेस जब जिस सरकार में शामिल होगी तो उसमें एक स्वच्छ शासन उस राज्य को दिया जाए। और इसी संबंध में हमारे महासचिव बाकी और लोगों के साथ में, जेएमएम के साथ में और दूसरे और घटक दलों के साथ बात कर रहे हैं और इसको किसी और तरीके से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। तो क्या सरकार बना रहे हैं आप जेएमएम के साथ? इसका फैसला इसका जल्द आप सब लोगों को मालूम हो जाएगा। हमारे महासचिव बीके हरिप्रसाद जी इसके बारे में जानकारी और इसमें दे पाएंगे। बिहार में आप क्या करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, लालू जी को लगता है आप उनको एश्योरेंस दे, बिहार के अंदर आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस हो, उधर नीतीश कुमार के साथ भी आपकी बातचीत चल रही है, तो क्या बिहार में आप लालू जी के साथ चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, इसके बारे में कांग्रेस ने एक ए.के. एंटनी जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई हुई है और वो कमेटी अलायंस के बारे में फैसला लेती है और समय आने के ऊपर लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ में, जिनके साथ हमारी सोच साझा है, और उन सब पार्टीज के साथ बातचीत करके अलायंस के बारे में फैसला लिया जाता है। तो इसके बारे में श्री ए.के. एंटनी साहब की कमेटी समय आने के ऊपर फैसला लेगी और दूसरी और पार्टीज के साथ बात करके लेगी। आपको लगता है लालू आपके एक प्रोस्पेक्टिव एलाइज हो सकते हैं? इस बारे में, बिहार के बारे में कौन अलायंस किसके साथ में होगा या नहीं होगा, अभी बहुत जल्दी होगा कहना। आगे समय आने दें, समय जैसे जैसे समय आएगा उस समय हम लोग फैसला लेंगे और आपको बताएंगे।